नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करने चित्रकूट पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बीजेपी और अपना दल सोनेलाल के उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। योगी ने अपने भाषण की शुरुआत भगवान राम को याद करते हुए की। योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर लालपुर स्थित महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के लिए रोपवे बनवाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि लालपुर को दुनिया का दर्शनीय स्थल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास की जन्मस्थली राजापुर को भी विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को डकैतों, माफियाओं, दबंगों, पेशेवर माफियाओं और आतंकवादियों की समर्थक पार्टी बताया है। उन्होंने कहा, हमने चित्रकूट को डकैतों से मुक्त करते हुए फ्री जोन घोषित किया। उन्होंने कहा, पिछली सरकार जगह जगह तमंचों की फैक्ट्री लगवाती थी और डकैत पाला करती थी। और जब विकास की बात होती है तो विकास की पहली शर्त होती है सुरक्षा। अब तो कोई डकैत यहाँ पे सिर तो नहीं उठा रहा है। डकैतों के समर्थक होंगे, सपा बसपा के रूप में वही तो है, सपा तो यही है। ये समाजवादी पार्टी विशुद्ध रूप से डकैतों की समर्थक पार्टी है, आतंकवादियों की समर्थक पार्टी है, दंगाइयों की समर्थक पार्टी है। हर पेशेवर माफिया, दंगाई, डकैत समाजवादी पार्टी के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। लेकिन हमारी शर्त थी ना, जब मैं पहली बार आया था, मैंने चित्रकूट में पूछा था कि आखिर चित्रकूट में बाहर से निवेश क्यों नहीं आ रहा है, तो मुझे बताया गया था कि चित्रकूट में चूंकि डकैतों का आतंक है, इसलिए लोग नहीं आना चाहते। अखिलेश यादव ने अयोध्या में रोड शो करते हुए जनता से वोटों की अपील की। इस दौरान काफी तादाद में सपा समर्थक मौजूद रहे। अखिलेश ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि किसी पुण्य काम के लिए जमीन लेनी पड़ेगी तो ली जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी सरकार बनी तो व्यापारियों, किसानों और जनता के हित में सर्वोत्तम काम किए जाएंगे। ये जो हमें हाथ में मोबाइल दिखाई दे रहे हैं, स्मार्टफोन, जो हमें हाथ में मोबाइल दिखाई दे रहे हैं, स्मार्टफोन। उत्तराखंड विधानसभा में पोस्टल बैलेट से हुई वोटिंग पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के सवाल खड़े करने का छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव ने समर्थन किया है। साथ ही टीएस सिंहदेव ने जनता टीवी से खास बातचीत में चुनाव आयोग से सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। सुनिए। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी सियासी शोर पूरी तरीके से थमा नहीं है। डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र में पोस्टल बैलेट के वोट को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सवाल खड़े किए हैं। इस बीच हमारे साथ बात करने के लिए छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस बाबा मौजूद हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका जनता टीवी पर। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हरीश रावत ने जो आरोप लगाए हैं पोस्टल बैलेट पर धांधली को लेकर, आप किस तरह से देख रहे हैं इन आरोपों को? उनके पास वीडियो रिकॉर्डिंग किसी ने उपलब्ध कराई और उस वीडियो रिकॉर्डिंग में ऐसा दिख रहा है कि जो पोस्टल बैलेट है उसमें अलग अलग पार्टियों के सिंबल बने हुए हैं और कोई बोल रहा है कि भाजपा में सब डालना है और सभी भाजपा में डाल दो, एक आध इधर उधर डाल दो, कांग्रेस में नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार की बात रिकॉर्डिंग में आ रही है। तो ये निश्चित रूप से जांच का विषय है और खास करके ये भी लोग कहते हैं कि नहीं, हार का संकेत हो गया, देखिए इस तरह का आपत्ति उठा रहे हैं। उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहां एक विधानसभा में मतदाताओं की संख्या तुलनात्मक कम होती है। 90,000, 80,000, 70,000, 1,10,000 ऐसे मतदाताओं की संख्या एक एक विधानसभा में है, जहां हार जीत का अंतर कम हो सकता है। तो कांग्रेस अपनी तरफ से सतर्क होकर चुनाव आयोग को ये जो जानकारी मिली है, उन्होंने उनको ये जानकारी उपलब्ध कराई है। ये जांच का विषय है। निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग इसमें जांच अवश्य उनको करनी चाहिए। और ये एक तरह की बूथ कैप्चरिंग सा दिख रहा है। वोटिंग मशीन पे तो और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो जाती है, आपने मशीन पे बटन दबा दिया, उसमें क्या हुआ नहीं हुआ अपनी जगह की बात है। पर ये सीधे सीधे दिख रहा है कि यदि ये मत इस तरह से पड़े हैं और वो कागज में मत दिख रहे हैं उस विधानसभा में,
हर एक के सिंबल लगे हुए हैं, तो ये आसानी से जांच करके पता किया जा सकता है कि जायज मतदान पत्र है या फर्जी तरीके का मतदान पत्र बना के कहीं किया गया है। इसलिए जांच जरूर होनी चाहिए और दोषी जो व्यक्ति हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्यकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा के अध्यक्ष मदन कौशिक ये बात कर रहे हैं कि भाजपा 60 पार करने जा रही है, इसलिए कांग्रेस बौखला गई है और इस तरह के आरोप लगा रही है। 60 का तो इस बार बात ही नहीं है। मैं भी उत्तराखंड गया था और साफ तौर पे ये दिख रहा था कि जिस सरकार को 5 महीने में 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े, कुछ भाजपा में वहां गड़बड़ था। लोगों में भाजपा की सरकार की और उनके मुख्यमंत्री की स्वीकारोक्ति नहीं रही होगी, तब तो 3-3 मुख्यमंत्री, ऐसा तो आदमी ने सुना नहीं। मैंने पहले नहीं सुना कि 5 महीने में 3 मुख्यमंत्री किसी राज्य में बने हो। तो यही सबसे बड़ा संकेत था। और ग्राउंड में भी जहां हम लोग थे, जहां जहां बात हो रही थी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह था। बॉडी लैंग्वेज जिसको कहते हैं, इतना हम लोग भी भांप लेते हैं, वहां की बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज क्या है, कार्यकर्ता उदास हैं, निराश हैं, बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं दिख रहे हैं, काम करने में जोश नहीं दिख रहा है, तो ये बातें समझ में आ जाती हैं। और वो स्थिति थी। गवर्नमेंट के विपरीत जो मुद्दे थे, बाहर लोगों को पलायन करके बड़ी मात्रा में जाना पड़ रहा था, ये उत्तराखंड की एक विशेष स्थिति समझ में आई वहाँ कुछ दिनों में, जहाँ मैं जिन दिनों वहाँ था। और बेरोजगारी की सामान्य स्थिति बड़े पैमाने पे ये अपने आप की एक समस्या है। ये जो मुद्दे वहाँ पर थे, और जहाँ जहाँ गया मैंने सबसे पूछा कि ये फैक्ट्री कब बनी, ये सबने एनडी तिवारी जी का नाम लिया, सबने कांग्रेस के शासनकाल का नाम लिया। तो वो उपलब्धियां भी लोगों के सामने हैं। टाटा की बहुत बड़ी एक फैक्ट्री को देखने को मिला, वहां लोगों ने बताया कि नहीं ये स्थापित हुई है। ये एक जगह पेपर फैक्ट्री थी जिस क्षेत्र में मैं था, उसके बारे में पूछा, उसके बारे में भी लोगों ने यही बताया। तो इस बार तो कांग्रेस की सरकार बनने के प्रबल चांसेस हैं। कोई कारण नहीं है कि भाजपा की सरकार बनेगी। ये कारण हो सकता है जो बैलेट हम लोग देख रहे हैं इस प्रकार की, अगर कोई हेरा फेरी हुई हो, इसके अलावा मुझे नहीं लगता। और लोगों ने ये भी कहा कि वहाँ कुछ ट्रेंड है, एक बार एक सरकार, एक पार्टी की दूसरे बार दूसरे पार्टी की सरकार, ऐसा भी कुछ ट्रेंड लोगों ने बताया कि कुछ राज्यों में ऐसा होता है, केरल में होता है, यहाँ होता है, राजस्थान में भी कहते हैं लोग होता है। हालांकि केरल में दूसरी बार लेफ्ट फ्रंट की सरकार है, तो यहाँ उस तर्क को हो सकता है कि भाजपा कहे कि नहीं केरल में आई तो हमारा भी नंबर लग जाएगा, लेकिन ग्राउंड में स्थिति भाजपा की ठीक नहीं दिख रही थी। जिन 15 विधानसभाओं की रिपोर्ट मैंने सीधे तौर पे ली थी, उसमें 6 में क्लियर कांग्रेस जीत रही थी और 5 अन्य में आगे थी, और शेष जो 4 थे उनमें टक्कर थी। उन 4 में भी कांग्रेस आउट नहीं थी, नहीं ये तो क्लियर बीजेपी के नाम पे चढ़ गई हैं सीटें। तो ये उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले की 9 और 5, 9, 6, 16, 15, ये 9, 6, 15 सीटों की मुझे जो जानकारी लगी वो उससे मैं भाप के बता रहा हूँ। पूरे राज्य में तो मैं नहीं जा पाया, लेकिन जो फीडबैक मिल रहा है वो कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से पॉजिटिव है। सर यूँ तो हर बार एक सवाल पूछा जाता है अक्सर साक्षात्कार में, और इसके बिना अधूरा भी नजर आता है। आप क्या मान रहे हैं कि कांग्रेस कितनी सीट इस बार उत्तराखंड में जीत रही है? कुछ आपका ऐसा आकलन है सीट को लेकर? 60% सीट आएगी तो कोई ताजुब नहीं होगा। 70 सीटें अगर हैं, 7 छक 42 सीटें कम से कम कांग्रेस की आएंगी तो मुझे कोई ताजुब नहीं होगा। सर इसके अलावा अशोक गहलोत की सरकार में ओपीएस की एक बड़ी जो मांग है अलग अलग राज्यों में चल रही है, वो उन्होंने एक बड़ी घोषणा बजट में की है। उत्तराखंड में भी अभी बात करी है, छत्तीसगढ़ में आप भी एक वरिष्ठ मंत्री हैं। क्या कांग्रेस के अन्य राज्य भी इस तरह की अब कोई कोशिश कर रहे हैं कि ओपीएस को बहाल किया जाए जो 2004 से बंद है? ये माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्षेत्र की बात होगी, क्योंकि ये निर्णय उनको लेना है, लेकिन राय अगर लेंगे तो मैं भी अपनी राय जरूर दूंगा। और एक राज्य में अगर चालू हो गया तो रोक पाना इसको फिर मुश्किल होता है। उसका तर्क लोग कहेंगे कि एक राज्य में दिया तो भाई उनने कैसे किया, उनका भी तो बजट की सीमा है और जगह भी बजट की सीमा है, तो आप लोग भी करो अपने राज्यों में। तो छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री जी जरूर इस पे विचार करेंगे। सर बात करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस बाबा। साफ तौर पर यही कहना है कि भाजपा जिस तरह से धांधली कर रही है वो निश्चित तौर पर चिंताजनक है और चुनाव आयोग को इस पर जो है वो जांच करनी चाहिए। और साथ ही साथ ये भी दावा किया है कि इस बार कांग्रेस उत्तराखंड में करीब करीब 42 सीटें जीतेगी और निश्चित तौर पर सरकार बनाएगी। कैमरा पर्सन राजा के साथ अंकुश डोभाल, जनता टीवी, दिल्ली।
कौशाम्बी के सिराथू में समाजवादी पार्टी और अपना दल कमीरावादी की प्रत्याशी पल्लवी पटेल के पक्ष में राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने प्रचार किया है। वहीं इस मौके पर पूर्व सांसद डिंपल यादव भी मौजूद रहीं। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार 3 बहुएं आपके बीच आई हैं। सिराथू की बहू पल्लवी पटेल, इलाहाबाद की बहू जया बच्चन और उत्तर प्रदेश की बहू डिंपल यादव। वहीं बीजेपी पर हमला करते हुए डिंपल यादव ने कहा, सिराथू की जनता ने अपने बेटे को तो देख लिया, उन्होंने धोखा दे दिया। इस बार सिराथू की बहू को जनता मौका देने वाली है। परिवार कैसे चलाना है और दुख दर्द क्या होता है वो जानती हैं। को वापस पटरी में लाने का समय आ गया है और मुझे पूरा, और ये चुनाव कोई हमारा चुनाव नहीं रह गया है, ये चुनाव तो जनता लड़ रही है। जनता तैयार है ऐसे जंग वाले इंजन को हटाने के लिए और ऐसे इंजन को लाने के लिए जो उत्तर प्रदेश को एक संपन्न प्रदेश बनाएंगे, जो उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने की बात करेंगे, जो हमारे किसान भाइयों की बात करेंगे। कोई पश्चाताप नहीं है, इन लोगों के दिलों में रहम नहीं है, इन लोगों के दिलों में भावनाएं नहीं है। ये खाली लोगों की भावनाओं से खेलते हैं वोट पाने के लिए और बाद में सब भूल जाते हैं। महिला सुरक्षा को लेकर मैं कहना चाहूंगी कि समाजवादी पार्टी सरकार के आने के बाद हम महिला सुरक्षा पे खास तौर पे काम करेंगे और हर गांव में सीसीटीवी कैमरा लगाने का काम करेंगे। हर गांव में सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम करेंगे और एक पूरी, जिस तरह हमारे पुलिसकर्मी यहाँ खड़े हैं, तो पूरी महिला सुरक्षा इकाई बनाई जाएगी। महिलाओं के लिए पूरी पुलिस में एक अलग से इकाई बनाई जाएगी महिलाओं की, जिससे कि वो महिलाओं के दुख दर्द को समझेंगे। तो वहीं इससे पहले गठबंधन प्रत्याशी पल्लवी पटेल के पक्ष में राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को यूपी की बड़ी बहू मानती हूं, डिंपल जी छोटी बहू हैं। बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि जो काम अखिलेश यादव कर गए थे, आज बीजेपी उसी का फीता काट रही है, उसके आगे कुछ काम ही नहीं हुआ। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। जातिवाद करते हैं, परिवारवाद करते हैं। अरे ये भूल जाते हैं कि आपके जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने तो परिवार को त्याग दिया है। वो परिवार के बारे में क्या जानते हैं? वो क्या जानते हैं परिवार क्या होता है? वो क्या जानते हैं बहू बेटी क्या होती है? कहते हैं कि यहाँ औरतों की, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। झूठ, इन लोग झूठ के सिवाय और कुछ नहीं बोलते हैं। मैं आज 15 साल पार्लियामेंट में रही हूं, अभी भी हूं, और झूठ के सिवाय इन्होंने कुछ नहीं कहा। महिलाओं के लिए हमेशा हम लड़े हैं। ये जब सत्ता में हैं और सत्ता में नहीं थे तब भी इन्होंने महिला सुरक्षा के लिए एक शब्द भी नहीं कहा। आज महिलाओं के लिए ये बातें करते हैं, कहते हैं उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। इन लोग झूठ, ढोंगी लोग हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री और यूपी के सह चुनाव प्रभारी अनुराग ठाकुर ने बाराबंकी में रोड शो किया, जिसमें भाजपा के समर्थकों का जमावड़ा भी देखने को मिला। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने जनता टीवी से खास बातचीत की और 300 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा भी इस दौरान किया। साथ ही अखिलेश डरे हुए हैं, ऐसा कहा। अनुराग, ये जो भीड़ दिख रहा है, क्या ये भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगा? निश्चित तौर पर नहीं तो क्यों लोग पैदल चलेंगे, क्यों आशीर्वाद देंगे? ये इसीलिए ही आए हैं क्योंकि इनको आज वोट भी देना है, गरीबों की सरकार भी बनानी है। और मैं तो ये कहूँगा, जाति धर्म से उठकर दिया सम्मान, सबसे पहले गरीब कल्याण, गरीब कल्याण। ये मोदी योगी जी ने किया है, गरीबों के उत्थान के लिए काम किया और आगे भी करेंगे। अनुराग जी, सवाल ये भी उठ रहा है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 4 चरण का चुनाव बीत चुका है और बीजेपी के नेता ठंडा हो चुके हैं। देखिए, अखिलेश जी का पसीना भी निकल गया, बौखलाहट, घबराहट साफ नजर आती है। जब आतंकवादियों से वो समर्थन लेते हैं, मैं इसलिए कहता हूं कि आतंकवादी जिसको फांसी की सजा हुई, उसको खिलाफ नहीं बोल पाए, उसके परिवार के लोगों को बिरयानी खिलाई। क्यों? रंगेश जिसने जहरीली शराब पिलाई, ये रंगेश अखिलेश का क्या खेल है? उनकी पार्टी का नेता है। नवाब मलिक जिसने दाऊद इब्राहिम से जमीन खरीदी, उसका समर्थन क्यों किया? क्यों उसके पक्ष में दिया? अखिलेश जी को इन बातों का जवाब देना ही होगा। अनुराग जी, अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि 7वें चरण के बाद हर बूथ पे भूत नाचेगा।
मुझे लगता है वो अपने ही पोलिंग बूथों की बात कर रहे होंगे। 7 चरणों के बाद पिछली बार उनकी 50 सीटें भी नहीं आई थी और इस बार भी उनकी हालत वही चल रही है। पहले उन्होंने कहा था मैं करहल में नॉमिनेशन करूंगा और फिर वोट डालने आऊंगा, लेकिन 4 रातें वहां बितानी पड़ी, नेताजी को लाना पड़ा। अब 5वें चरण में डिम्पल जी को भी घर से बाहर निकालना पड़ा। सीटों पर अनुराग की जीत दर्ज करेंगे इस बार। बाराबंकी की 6 सीटों पे और उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा सीटों पर। ये थे अनुराग ठाकुर ने कहा बाराबंकी की 6 सीटों पे जीत दर्ज करेंगे और साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश है उसे 300 पार सीटों पे हम पूरी तरीके से जीत दर्ज करेंगे। ये बाराबंकी की सदर सीट है, यहाँ पे रोड शो देख सकते हैं, भीड़ साफ तौर पे तस्दीक कर रही है। हालांकि ये जो बीजेपी का यहाँ पे कुनबा नहीं रहा है, बाराबंकी की सदर सीट पे आजादी के बाद से यहाँ पे कमल नहीं खिला। क्या 2022 में भारतीय जनता पार्टी बाराबंकी के सदर सीट पर कमल खिला पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। रामपुरी मुर्रा हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जैसे इस समय बीजेपी की बाराबंकी सदर से भाजपा प्रत्याशी है। कैमरामैन रिवाज के साथ मैं जया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। सियाचिन के ग्लेशियर में 21 फरवरी की देर रात शहीद हुए हवलदार जोगिंदर सिंह चौहान का पार्थिव शरीर, आपको बता दें कि कान्हरवाला पहुंचा तो घर में कोहराम मच गया। परिवार के लोगों के साथ भारी तादाद में लोग शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए शामिल हुए। शहीद का अंतिम संस्कार हरिद्वार में किया जाएगा। रूस के हमले के बीच यूक्रेन में भारत के करीबन 16,000 छात्र फंसे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों के सैकड़ों छात्र भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिनकी सलामती के लिए पूजा पाठ चल रहा है। साथ ही मोदी सरकार से बच्चों को सलामती के साथ वापस लाने की अपील भी की जा रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग के बीच अपनों की तलाश, सरकार पर टिकी अपनों की निगाहें। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में फंसे भारत के लोग खौफजदा हैं और सही सलामत अपने देश लौटने के लिए भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं। यूक्रेन में भारत के करीब 16,000 स्टूडेंट फंसे हैं, जिन्हें वापस लाने की कवायद की जा रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों के सैकड़ों स्टूडेंट्स भी यूक्रेन में फंसे हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर के कैमरी क्षेत्र के किसान राजेंद्र प्रसाद शर्मा का इकलौता बेटा संजय शर्मा मेडिकल की पढ़ाई के लिए साल 2019 में यूक्रेन गया था। वर्तमान समय में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग है। ऐसे में संजय शर्मा भी जान बचाकर वहां अपने कुछ भारतीय साथियों के साथ छिपा हुआ है। पल पल जंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। जनपद कासगंज के भी 2 छात्र और 1 छात्रा यूक्रेन में फंसे हैं। यूक्रेन में फंसे कासगंज के छात्रों के नाम शोभित माहेश्वरी, गर्विता माहेश्वरी और कोमल हैं। ये भी यूक्रेन में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच हुए हमले के बाद तीनों छात्रों के परिजन चिंतित और परेशान हैं। जालौन नगर में जालौन पब्लिक एकेडमी के संचालक शैलेंद्र जय श्रीवास्तव की बेटी आकृति चित्रांश भी यूक्रेन के कीव शहर में स्थित मोगो मोलेट्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS 3rd ईयर की छात्रा है। सुबह लगभग 4 बजे बेटी का फोन आया कि उसने 3 बार धमाकों की आवाज सुनी है। तभी से वो बेटी की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। बीती 29 जनवरी को यूक्रेन गई आकृति को लेकर मां पूनम और भी ज्यादा चिंतित नजर आई। यूपी के 30,000 छात्र समेत गोरखपुर की 1 छात्रा समेत 2 अन्य शामिल हैं। युद्ध की खबर के बाद से ही परिवार के लोग अपने बच्चों की सलामती की दुआ मांग रहे हैं। कुल मिलाकर आगरा, रामपुर, कासगंज, लखीमपुर खीरी, जालौन, गोरखपुर, फतेहपुर, बदायूं और बांदा समेत कई जिलों से बच्चे यूक्रेन में फंसे हैं, जिनके माता पिता और परिवार वालों से बात करते हुए उनकी आंखें भी छलक उठती है। कुछ बच्चों ने शहर का वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें पूरी तरह से सन्नाटा है। सड़कों पर घर और गाड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसे में हर किसी को जल्द से जल्द भारत वापस लौटने की उम्मीद है और माता पिता यहाँ पर बच्चों के सकुशल वापसी की कामना कर रहे हैं और सरकार से बार बार गुहार लगा रहे हैं। जनता टीवी यूपी डेस्क से अमन की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में प्रतापगढ़ जिला भी शामिल है, जहां पर मतदान होगा। इस जिले की कुंडा सीट से जनसत्ता दल के सुप्रीमो रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया चुनावी रण में हैं। इसी बीच रघुराज प्रताप सिंह ने सपा अध्यक्ष पर जोरदार पलटवार किया। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने प्रतापगढ़ में प्रचार करते हुए राजा भैया पर तंज कसा था। गुरुवार को प्रतापगढ़ में प्रचार करते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा था कि कुंडा में तो कुंडी लग गई, प्रतापगढ़ की सारी सीटें जिताओगे कि नहीं। जनसभा में अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर भी खूब तंज कसे थे, तो वहीं कुंडा में कुंडी लगाने का जिक्र भी किया था। उनके इसी बयान पर जनसत्ता दल के सुप्रीमो रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने पलटवार किया है। हमेशा मंच की मर्यादा, भाषा की गरिमा, इसको बचा करके, इसको बना करके रखा है। कभी किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं, कभी किसी के ऊपर हल्की बात नहीं, कभी नहीं। लेकिन बात तक खाली जब एक नेताजी ने कहा कि साहब कुंडा में कुंडी लगा देंगे या कुंडा को कुंडी बना देंगे, हमके धरती पे अभी कोई माई का लाभ पैदा नहीं होता है। जब बहुत हो गया सुनते सुनते, तब इस बात पे हम आज प्रक्रिया कर रहे हैं। तो ये राजा भैया को सुन रहे थे आप। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो जैसी भाषा को समझेगा वैसी भाषा में ही उसको जवाब दिया जाएगा। तो सियासत तेज हो रही है, जैसे जैसे चरण दर चरण चुनाव आगे बढ़ रहा है समाप्ति की ओर, वैसे ही पारा सियासी भी उफान पर है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, हमारी ये कामना कि आपका आने वाला कल आज से बहुत बेहतरीन हो। नमस्कार।